नमस्कार बच्चों, 11th क्लास हिंदी अनिवार्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी अनिवार्य की दूसरी किताब वितान का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदे। बच्चों, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ लिखने वाले लेखक का नाम है अनुपम मिश्र और अनुपम मिश्र का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा इलाके में 1948 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु दिल्ली में 2016 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता भवानी प्रसाद मिश्र थे और इनकी माता सरला मिश्र थी और अनुपम मिश्रा के लेखन की भाषा हिंदी और संस्कृत भाषा थी और इनके लेखन की जो विधा थी वो शोध विधा थी और निबंध विधा थी। इन्हें चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आदि पुरस्कारों से नवाजा गया है। और इनकी मुख्य कृतियां हैं आज भी खड़े हैं तालाब, गांधी मार्ग, राजस्थान की रजत बूंदे, पानी के रास्ते में खड़े हैं हम, तैरने वाला समाज डूब रहा है आदि। तो आइए बच्चों, मैं पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। पसीने में तरबतर चैलवान जी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। अब देखिए बच्चों, चैलवान जी उसे कहते हैं कि जो कुएं खोदने का काम करते हैं उसे चैलवान जी कहते हैं। बच्चों, कुएं खोदने का काम, अब आप कहेंगे कि कुएं, मैम कुएं क्यों बोल रहे हैं, कुआं बोल सकते थे। लेकिन बच्चों, कुएं और कुआं दोनों अलग अलग होते हैं। कुएं गहरी नहीं होती, गहरी होती है लेकिन वो चौड़ाई में कम होती है और कुआं चौड़ाई में ज़्यादा होता है और वो गहराई में भी होता है। बच्चों, कुएं से मीठा पानी प्राप्त होता है। एक दिन में 2 से 3 घड़े ही पानी प्राप्त होता है और कुएं में पानी प्राप्त होता है लेकिन वो अक्सर मीठा नहीं होता है। तो बच्चों देखिए, कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे चैलवान जी की पीठ और छाती से एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। अब देखिए, उखरू यानी उखड़ू होकर जो बैठते हैं ना, उसे कहते हैं उखरू बैठे चैलवान जी की पीठ और छाती से एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, खुदाई या बसौली से की जा सकती। बसौली बच्चों एक छोटी डंडी और छोटी डंडी से बना हुआ एक छोटा फावड़े जैसा औजार होता है जो आगे से नुकीला लोहे का फल लगा हुआ होता है उसके ऊपर और पीछे लकड़ी का हत्था होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चैलवान जी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे खुदाई हो जाने के कारण चैलवान जी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चैलवान जी का सिर बचाएगा। अब देखिए बच्चों, जब खुदाई करते हैं तो मिट्टी निकलती है, तो मिट्टी तो वहाँ जमा होती जाती है, तो मिट्टी को निकालने के लिए डोल या बाल्टी का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों कहेंगे डोल और बाल्टी तो एक ही होती है, लेकिन नहीं। बाल्टी तो आप सभी को पता है, लेकिन डोल गोल डब्बा होता है, उस डब्बे के मुंह को आगे से थोड़ा मोड़ दिया जाता है, तो उसे कहते हैं डोल। देखिए, चैलवान जी यानी चेजारो, मैंने आपको बताया था चैलवान जी कुएं खोदने का काम करते हैं, इन्हें चेजारो भी कहते हैं, जो कुएं की खुदाई करते हैं और एक विशेष प्रकार की छिनाई करने में भी ये लोग दक्षतम यानी होशियार होते हैं, चतुर होते हैं और ये कुएं खोदने का काम चेजा कहलाता है। प्रश्न बनता है, चेजा क्या होता है, चेजा किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं कुएं खोदने का कार्य चेजा कहलाता है। फिर आप ये पूरा अर्थ पूरा लिखेंगे, चैलवान जी यानी चेजारो, ये पूरा आंसर इसमें आएगा। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। यह छोटी भी है लेकिन केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। ये छोटी तो है व्यास में, यानी गोलाई जो होती है, गोलाई में तो छोटी, लेकिन गहराई में ही बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। अलग अलग स्थानों पर किसी कारण से कुएं की जो गहराई होती है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को प्राप्त करने के लिए बनता है। कुएं भूजल से ठीक वैसे ही नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है।
कोई वर्षों के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती हैं, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। बच्चों, नेति नेति यानी सदाबहार। लेखक कह रहा है कि कुएं और कुएं में एक बहुत अंतर है, क्योंकि कुएं से तो हम जो जल प्राप्त करते हैं वो डायरेक्ट हमें भूजल से प्राप्त होता है, सीधा भूमि से प्राप्त होता है, भूतल से हमें धरातल से वो धरती के अंदर से वो पानी तुरंत प्राप्त होता है हमें, ठीक है। लेकिन कुएं से पानी हमें तुरंत प्राप्त नहीं होता है। कुएं से पानी धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते उसके अंदर इकट्ठा होता है और एक दिन में 2 से 3 घड़े ही पानी प्राप्त होता है। तो ये नेति नेति, न तो ये भूजल का पानी है और नहीं सतह पर बहने वाला पानी, ये नेति नेति यानी सदाबहार। कुएं में सदाबहार पानी बना रहता है। सदाबहार हम हर दिन 2 से 3 घड़े इसमें से पानी भर सकते हैं। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये पट्टी जहाँ भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं। अब खड़िया पत्थर यानी चूना पत्थर जो होता है उसे कहते हैं खड़िया पत्थर। तो खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है हर मरुभूमि में रेत के नीचे, सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ नीचे, यानी थोड़ी सी गहराई के नीचे आप देखेंगे, उससे भी नीचे यानी थोड़ी सी गहराई यानी 10 से 15 और 50-60 हाथ के नीचे तक खड़िया पत्थर यानी चूना पत्थर की पट्टी चलती है। ये पट्टी जहाँ भी होती है काफ़ी लंबी चौड़ी होती है और ये रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, वह प्राय खारा होता है, इसलिए पानी के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। अब देखिए बच्चों, पट्टी को खोजने के लिए पीढ़ियों का अनुभव भी काम में लिया जाता है क्योंकि जो हमारे पूर्वज जो थे, तो पुरखों को तो इनके बारे में पता था कि पट्टी का कोई कहाँ खोदी जाती है। जहाँ पर पट्टी चल रही होती है, खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही होती है, वहीं पर कुएं खोदी जाती है। तो इसलिए बरसों का अनुभव भी यहाँ पर काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अब लेखक बता रहे हैं कि बरसात का पानी यदि मान लीजिए एकदम से नीचे नहीं बैठता है मिट्टी के अंदर, तो पता चल जाएगा कि नीचे पट्टी चल रही है। तो यही जो हमारे पूर्वज है वो यही चीज़ देखकर वहाँ पर कुएं खोदने का कार्य करते थे। तो आज भी पुरखों की इसी बात को ध्यान में रखा जाता है कि कुएं कैसे खोदी जाए और किस जगह पर कौन सी जगह कुएं खोदने के लायक है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम आती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। देखिए बच्चों, लेखक कहते हैं कि रेत के कण जो होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। तो लेखक कहता है कि जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। अब लेखक कह रहा है कि जहाँ मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं तो वे अपनी जगह भी वहाँ से छोड़ते हैं कभी कभी, और इसी जगह से वहाँ पर कुछ खाली जगह छूट जाती है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है और यहाँ पर बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी
नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में जमा कर नमी में बदल जाती हैं। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती हैं और अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। तो फिर बच्चों देखिए, जब यहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर बूंद बूंद बरस कर रेत में समा जाती हैं तो वो नमी में बदल जाती हैं और उस जगह पर यदि कुई बनाई जाए तो वहाँ की खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई हुई जो बूंद होती हैं वो फिर से रेत में समाई हुई बूंद नमी को फिर से बूंदों में बदलती रहती है, यानी फिर से वो बूंदों में बदल जाती है और उससे वो पानी रिस कर कुई में इकट्ठा हो जाता है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। अब लेखक बता रहा है कि खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी प्राप्त होता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा शास्त्र उन्होंने विकसित किया है। लेखक बताता है कि इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। अब देखिए, मरुभूमि के लोगों ने अलग अलग रूपों में पानी को प्राप्त करने के लिए मंथन किया है, तो समाज के लिए उपलब्ध पानी को भी हमारे पूर्वजों ने 3 रूपों में बांटा है। पहला तो रूप जो है पानी का, जो पहला रूप है वो पालर पानी है, यानी सीधे बरसात से मिला हुआ पानी, यानी बारिश होती है और बारिश का जो पानी होता है वो पालर पानी कहलाता है, यानी वो सीधा हमें बारिश से प्राप्त होता है और ये धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। और ये जो पालर पानी होता है ये धरातल पर यानी धरती पर ही बहता है, इसे नदी तालाब आदि में इसको रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, यार आदि शब्द में भी बहुत कुछ छुपा है नहीं है। लेखक बता रहा है कि और भी बहुत कुछ बातें हैं जो लेखक ने हमें इसमें नहीं बताई हैं, लेकिन बहुत कुछ बातें इसमें छुपी हुई हैं। उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। अब लेखक बताता है कि पानी का जो दूसरा रूप है वो पाताल पानी कहलाता है। पहला पानी तो हमने पालर पानी पढ़ा, दूसरा पानी पाताल पानी कहलाता है। तो यह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। अब पाताल पानी कौन सा होता है? जो कुओं से हमें सीधा प्राप्त होता है, तो वो होता है पाताल पानी। अब पाताल पानी और पालर पानी के बीच का जो तीसरा रूप है वो रेजानी पानी, यानी एक तो पालर पानी जो धरती के ऊपर का पानी है, ठीक है, ये धरती के ऊपर का पानी, और ये पानी हो गया पाताल पानी। तो ये पाताल पानी और ये धरती के ऊपर का पानी यानी नदी तालाबों में यानी पालर पानी, और ये पाताल पानी। अब इसके बीच की जो ये जगह होती है वो होती है रेजानी पानी, ठीक है ना। तो रेजानी पानी धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया तो वो पानी रेजानी पानी बन गया, यानी धरातल से तो नीचे उतर गया लेकिन पाताल में नहीं समा गया और बीच में रह गया, तो वो पालर पानी कहलाएगा। तो लेखक कहता है कि वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर आदि बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है, और रेजा शब्द का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि रेजानी पानी कई बार धीरे धीरे पाताली पानी में मिल जाता है। ये जो रेजानी पानी बीच का जो पानी होता है ये पाताली पानी में धीरे धीरे कई बार मिल जाता है। तो मिल जाता है तो वो पाताली पानी के संपर्क में आने के कारण वो भी खारा हो जाता है। अब देखिए बच्चों, इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 की हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चेनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। चेजारों यानी जो कुई खोदने का काम करते हैं वो। अब लेखक बता रहा है कि हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धसे नहीं। यानी अब लेखक ये बता रहा है कि रोज थोड़ा थोड़ा कोई खुदाई का काम होता है, और जब कोई खुदाई करते हैं तो खोदने पर मिट्टी निकलती है तो उस मिट्टी के मलबे को पहले बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर निकालने के लिए आगे की जो खुदाई होती है उसको रोक दिया जाता है और रोक कर उसकी चिनाई का काम किया जाता है। यानी जो कुई की जो दीवारें होती है, अंदर की जो दीवारें होती है कुई के अंदर की, उन दीवारों को ठीक किया जाता है ताकि जो मिट्टी है वो और गिरे नहीं और धसे नहीं।
20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती। तब ऊपर से मिट्टी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवान जी को राहत देती। अब देखिए बच्चों, लेखक कह रहा है कि जहाँ पर बड़े बड़े टीलों को हवा उड़ा देती है, वही टीलों की जो एक मुट्ठी रेत होती है वो उस चेलवान जी के ऊपर कुएं के अंदर डाली जाती है, ताकि अंदर चेलवान जी काम कर रहा है, वो पसीने से तरबतर होता है, तो उसकी जो गर्मी होती है वो समाप्त हो जाती है, उसकी गर्मी, उसका पसीना सूख जाता है उस मिट्टी से। अब लेखक कहता है कि कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। अब देखिए बच्चों, रस्सा कैसे बनाया जाता है, रस्से की पूरी कहानी, रस्से के बारे में हम जानेंगे। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप। अब बच्चों देखिए, आप कहेंगे खीप क्या होता है, तो खीप एक प्रकार की घास होती है। खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चिजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बांधने लगते हैं। जो चिजारो होते हैं वो खुदाई का काम शुरू करते हैं, और जो बाकी के जो लोग होते हैं आसपास खड़े होते हैं, वो कोई 3 अंगुल मोटा, यानी इतना मोटा हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा हम उसे कह सकते हैं, उतनी मोटी रस्सी बनाने लगते हैं, बटने लगते हैं, यानी बनाने लगते हैं। हाथ से पानी लगा लगा कर रस्सी बनाते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता रहता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठ जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती हैं और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती हैं। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने ही रस्से की कुल की लंबाई 150 हाथ हो जाती है। रस्से की जो कुल लंबाई होती है वो 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है, क्योंकि जब कुएं खोदते हैं तो रस्सा बनाते हैं, तो कुछ लोग अगर वहाँ आकर देखें कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, कि कुएं खोदी जा रही, कि रस्सा बन रहा है, तो ये बात उन्हें समझ में भी नहीं आएगी। कहीं कहीं तो न ज़्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही मिलती, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुएं तो जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण यानी केर की जो लकड़ी होती है वो, बावल यानी बावल कुंबट के पेड़ों की डगालों से, कुंबट यानी जो हम खाने की सब्जी, सूखी सब्जी बनती है, कुंबट के पेड़ों की डगालों यानी डालियों से, तना या मोटी जो डालियाँ होती है, मोटा तना होता है, या बड़ी बड़ी टहनियाँ जो होती है वो डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की होती है। अरणी जो है इसकी सबसे अच्छी लकड़ी होती है तो अरणी की होती है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक भी काम में लिया जाता है। अगर सबसे अच्छी किस्म की इनमें से कोई भी लकड़ी नहीं मिले तो आक के पौधे की लकड़ी को भी काम में लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। ये बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपनी भी कहते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवान जी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण धार लग जाती है, चिजारों ऊपर आ जाते हैं। इस तरह से चिजारों भी ऊपर आ जाते हैं कुएं खोदते खोदते, क्योंकि उसमें बहुत सारी रस्सी इकट्ठी हो जाती है। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलवान जी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चिजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा वो होती है बच्चों
कि हर उत्सव पर चेजारों को हर त्योहार उत्सव में चेजारों को भेंट दी जाती है। भले चाहे घर में तीज त्योहार हो, शादी ब्याह हो, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, तो चेजारों को ये आज प्रथा के अनुसार चेजारों को कुछ भी भेंट दिया जाता था, उसे कहते हैं आज प्रथा। तो आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब देखिए बच्चों, जब फसल आती थी इतनी भेंट तो दी जाती थी, लेकिन जब फसल आती थी, फसल उगती थी नई फसल, तो फसल में जो फसल का जो ढेर लगाते थे वो एक ढेर इन चेजारों के नाम से भी लगता था। लेकिन अब तो सिर्फ उनको ये सब देना बंद कर दिया गया है। अब उनको सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइया आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है और कई जगहों पर कुएं में पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, चड़स किसे कहते हैं? चमड़े से बना हुआ एक बाल्टी जैसा आकार होता है, ठीक है, उससे पानी निकाला जाता है और जब वो चड़स अंदर जाके बाहर निकलती है तो वो बड़ा आकार ले लेती है और चड़स के मुंह पर देखिए बच्चों, चड़स का उपयोग किया जाता है, इसी कारण से किया जाता है। अब धातु की बाल्टी पानी में आसानी से नहीं डूबती हैं, इसलिए लेखक बताता है कि पर चड़स जो है उससे पानी टकराता है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की जो चड़स होती है उसके मुंह पर लोहे का एक वजनी कड़ा बांध दिया जाता है और चड़स पानी से टकराता है और ऊपर का जो वजनी भाग होता है वो पानी में गिर जाता है चड़स का, और गिरने के कारण उसमें पानी भर जाता है और वो पानी में डूब जाता है और पानी भर जाता है। तो पानी भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी सड़कें बनने लगी हैं। अब देखिए बच्चों, आसपास के गांव से सड़कें निकली, ट्रक निकलते हैं वहाँ से, तो ट्रकों की जो फटे हुए ट्यूब होते हैं, टायर ट्यूब होते हैं, उससे भी चड़स बनाने लगे हैं लोग। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा और बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। अब देखिए बच्चों, कुएं का जो मुंह कम चौड़ा होता है, गोलाई जो होती है ऊपर की वो कम होती है, अंदर से भी कम होती है और ऊपर से भी कम होती है। वो कम रखने का सबसे मुख्य कारण यही है कि जब व्यास बड़ा होगा यानी उसकी गोलाई ज़्यादा होगी तो पानी भी ज़्यादा मात्रा में फैल जाएगा, उसके अंदर फैला हुआ रहेगा और जितना फैला हुआ रहेगा उतनी ही भाप ज़्यादा उठेगी और भाप उठेगी तो पानी भी उसमें से भाप बनकर उड़ जाएगा। कुएं को और उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी होता है। छोटे मुंह को ढकना भी सरल हो जाता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने हुए ढक्कन ढके मिलेंगे। आप देखिए जैसलमेर बाड़मेर साइड में जाएंगे तो आपको कुएं मिलेगी और कुएं पर लकड़ी के ढक्कन लगे हुए मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी तथा घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। खस की यानी घास फूस जो होती है, खस होता है, आपको पता हो तो गाय भैंस को खस खिलाई जाती है, खल जिसे खल बोलते हैं, उसकी टट्टी यानी उसकी लुगदी बना दी जाती है और घास फूस मिलाकर उससे एक ढक्कन बनाया जाता है। तो उस ढक्कन का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वह अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी जरूरी है। क्योंकि देखिए बच्चों, आजकल समय बदल गया है, लोगों की आवक जावक बढ़ गई है, लोग इधर उधर आना जाना बहुत करते हैं। तो इस ऐसे में हमें कुइयों की सुरक्षा करनी बहुत जरूरी हो जाएगी, क्योंकि इनमें से हमें मीठा पानी प्राप्त होता है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है।
फरेडी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती हैं, लेकिन प्राय एक गुलेल के आकार की एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद कर बनाई जाती हैं। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक बच्चों, ओड़ाक का अर्थ होता है रोकने वाला, यानी आड़ करने वाला, यानी आड़ करने वाला या रोकने वाला, उड़ाक कहते हैं। उड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन जाता है। उड़ाक और चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टिकाए सीधे ऊपर तक लाती हैं। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं, वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। अब लेखक बताता है कि खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुई होती है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी कुई होती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र से मिट जाती है, विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उसमें पानी लेने का हक उसका अपना है, लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वहाँ गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है, ठीक है ना। तो लेखक बताता है कि उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है और अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय पानी का बंटवारा। इसलिए नीची होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुइयों के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। अब देखिए बच्चों, हर दिन सोने का अंडा देने वाली एक जो मुर्गी की कहानी है सभी जानते हैं। इस कहानी को ये कुइयाँ हमेशा जमीन पर उतारती हैं। इसे दिन भर में बस 2-3 घड़ा पानी मीठा निकाला जाता है, इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली वेला में कुइयों पर आ जाता है। तब वहाँ मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं और रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी। कुइयाँ वापस बंद कर दी जाती है शाम को पानी भरने के बाद 2-3 घड़े, और उसके बाद वो रात भर आराम करती हैं और दिन भर भी आराम करती हैं। और ऐसे करते करते वो पूरी रात और पूरे दिन में वापस 2 से 3 घड़े पानी उसमें वापस इकट्ठा हो जाता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टियाँ नहीं हैं, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलती है। अब देखिए, राजस्थान के सारी जमीन में खड़िया पट्टी नहीं है, इसलिए राजस्थान के किसी इलाके में ही कुइयाँ मिलती, सभी इलाकों में नहीं मिलती। जैसे देखिए, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव में कुइयाँ है। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्रों को 6 BC के नाम से जानते थे। कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। इस तरह से इनके ये नाम हैं। तो बच्चों, अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं चारोली कहते हैं, तो कहीं धादड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू बिल्लियों के नाम से भी जानी जाती है खड़िया पट्टी। तो कहीं पर इन पट्टियों को केवल खड़ी भी कहते हैं। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी हमेशा मीठा पानी देती रहती है और इस खड़ी से जो मीठा पानी आता है वो कुई के अंदर आता है। तो बच्चों, हमने जो आज ये पाठ पढ़ा है, इस पाठ से हमने ये सीखा है कि पानी का तो हमारे समाज में, हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है और आने वाले समय में पानी का संकट बहुत ज़्यादा गहरा जाएगा। तो हम इस पाठ से ये जान गए हैं कि पानी की कमी से जो उत्पन्न होने वाला संकट है उसके प्रति हम आगाह हो गए हैं इस पाठ से, और जल संरक्षण के लिए भी हम इस पाठ से प्रेरित हुए हैं। तो इस पाठ से पानी के मूल्य का ज्ञान भी होता है हमें बच्चों, और हमें किसी भी हाल में पानी को बर्बाद होने से बचाना चाहिए।
पानी की बर्बादी को रोकने तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने की प्रेरणा हमें इस पाठ से मिली है और देश के अन्य राज्यों में वर्षा के जल को तालाब, बावड़ी व अन्य बड़े जलाशयों में संचित करके जल संकट को समय पर रोका जा सकता है और इसका उपयोग करने के लिए लोगों को भी जागरूक किया जा सकता है। हम जलाशयों में, तालाबों में पानी इकट्ठा करेंगे तो लोगों को इसके उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी और लोगों को ये भी समझाएंगे कि अपने घरों पर भी बड़ी बड़ी टंकियों और टाँकों का निर्माण करें और उसमें भी वर्षा के जल को एकत्रित करें ताकि अकाल जैसी परिस्थिति आने पर हमें वर्षा का जल हमारी प्यास बुझा सकता है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को समझकर हम जल संरक्षण के लिए प्रेरित हुए हैं और औरों को भी प्रेरित करेंगे और हम जल को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।